बहुत अच्छी बहन है वो। ग्रुप में तो कोई नजर नहीं। हाँ, आ गए आ गए। या पंकज जी नमस्ते। पंकज ने भी। नमस्ते दी। अरे आपके भजन के सहारे जिंदा है। जी भाई। दी एक भजन हो जाए मस्त। जी। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसी में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसी में रहने न पाए। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर श्वास हो तेरे चिंतन की माला। मेरे दिल की दुनिया को ऐसा बना दो, दुनिया जो तेरी मुझे गले से लगा ले। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसी में रहने न पाए। घटाओं के रिमझिम पवन के तराने, लताओं के नाच और वृक्षों के गाने। घटाओं के रिमझिम पवन के तराने, लताओं के नाच और वृक्षों के गाने। नजर जिस तरफ जाए भगवान मेरी, अमर ज्योत तेरी उधर मुस्कुराए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसी में रहने न पाए। कोई खोट इसी में रहने न पाए। और एक भजन सुनाती। जब कोई ऐसी परिस्थिति आए और हमारे समझ में कुछ न आए, तो प्रभु को हम अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। और दुनिया का सारे रिश्ते हमारा हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसा भी वक्त हो उसमें हमारे प्रियतम, हमारे परम प्यारे भगवान कभी भी हमारा साथ छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए उनके आगे हम खुद को समर्पण करके आइए ये भजन गुनगुनाते हैं। शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु
मुझको भुलाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी प्रभु, मुझको भुलाना ना। पकड़ लो हाथ अब मेरा नाथ, देरी लगाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी प्रभु, मुझको भुलाना ना। पकड़ लो हाथ अब मेरा नाथ, देरी लगाना ना। तेरा है नाम दुनिया में, पतित पावन सभी जाने। पतित पावन सभी जाने। देखे कर दोष को मेरे, देखे कर दोष को मेरे। नजर मुझसे हटाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी प्रभु, मुझको भुलाना ना। काल की है नदी भारी, बहा जाता हूँ धारा में। बहा जाता हूँ धारा में। पकड़ लो हाथ अब मेरा, पकड़ लो हाथ अब मेरा नाथ, देरी लगाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी प्रभु, मुझको भुलाना ना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। दिलों में प्रेम का सागर। ये जीवन प्रेम से बीते, ये जीवन प्रेम से बीते। हमें जीना सिखा देना। शरण में आ पड़ा तेरी प्रभु, मुझको भुलाना ना। पकड़ लो हाथ अब मेरा नाथ, देरी लगाना ना। धन्यवाद भाई, सभी को धन्यवाद। पंकज दीदी थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया पंकज बहुत दीदी। सुंदर दी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। थैंक यू। शील सर, आप भी आ जाइए। जी भाई नमस्ते। हेलो।
यस सर, यस सर। आ रही आवाज ना? हाँ सर, आ रहा है। हमारा अच्छा। रिझाऊं रिझाऊं अब मैं अपने राम रिझाऊं 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 अब मैं अपने राम रिझाऊं। गंगा जाऊं न जमुना जाऊं, गंगा जाऊं न जमुना जाऊं, ना कोई तीरथ जाऊं, ना कोई तीरथ जाऊं। सब तीरथ है मन के अंदर, सब तीरथ है मन के भीतर, वाही में मल मल नहाऊं, वाही में मल मल नहाऊं। रिझाऊं रिझाऊं अब मैं अपने राम रिझाऊं 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 अब मैं अपने राम रिझाऊं। डाली पाती तोड़ूं, डाली तोड़ू ना पाती तोड़ू, ना कोई जीव सताऊं, ना कोई जीव सताऊं। डाल डाल पर प्रभु बसत है, डाल डाल पर प्रभु बसत है, वाही को शीस नवाऊं, वाही को शीस नवाऊं। रिझाऊं रिझाऊं अब मैं अपने राम रिझाऊं। योगी हो न जटा बढ़ाऊं, योगी हो न जटा बढ़ाऊं, ना अंग बभूति रमाऊं, ना अंग बभूत रमाऊं। जो रंग रंग दे आप विधाता, जो रंग रंग दे आप विधाता, और क्या रंग चढ़ाऊं, और क्या रंग चढ़ाऊं। रिझाऊं रिझाऊं अब मैं अपने राम रिझाऊं 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 अब मैं अपने राम रिझाऊं। ओम। बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सर। शील सर रंजन बहुत सर, बढ़िया। बहुत अच्छा शील सर। धन्यवाद सबको। भाई भी बहुत अच्छा गाएंगे। चीज है। रंजन सर आ जाइए। रंजन सर वेलकम। हेलो, रंजन सर वेलकम सर। नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। वेलकम थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। वीडियो पे आ जाइए। वीडियो पे वेलकम सर। नमस्ते।
रंजित वेलकम। सर आ जाइए, रंजित सर आ जाइए वीडियो पर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, वीडियो पे सर, घर पे हूँ मैं। आप आ जाइए मैं सर आज घर पे हूँ। घर पे। ठीक है सर। सभी वेलकम करेंगे अपने रंजन सर का। आज कुछ खास होने वाला है। वेलकम सर, रंजन साहब यार वेलकम। वेलकम वेलकम सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते। वेलकम सर वेलकम। नमस्ते। हमारे ग्रुप के एक्सपीरियंस सर को वेलकम। अनुभवी सर का वेलकम। थैंक यू सभी को। नमस्ते सभी को। शुरू करेंगे सर। सर रंजित सर। जी सर स्टार्ट करिए। जय जगन्नाथ। ग्रैटिट्यूड टू ग्रेट प्रोफेट डॉक्टर हनीमान, सभी मेंटर लोग, सहगल सर, महांती सर, गुप्ता सर, जो सब उनकी बात नया जनरेशन में, नया मेथड में, माइंड मेथड को पॉपुलराइज किया, सभी मेंटर को नमस्ते। और लास्टली डॉक्टर रंजीत सर, जिसने आर्या ग्रुप बना के हम सभी को दिशा दिखाया कोई माइंड मेथड में कुछ करने के लिए, उनको प्रणाम, ग्रेटिट्यूड। और WHF सभी रेस्पेक्टेड मेंबर को भी मेरा नमस्कार। ऐसे दो केस मुझे 2-3 महीने पहले मिल गया था जो मैंने शेयर किया है। तो वो मेडिसिन में अच्छा रिजल्ट मिला, इसीलिए रंजीत सर ने बोले कोई मेडिसिन को हम सभी के साथ शेयर करेंगे तो किसी का काम में आ सकता है। तो इसीलिए मैंने वो दोनों केस डाला था। सभी ने बढ़िया बढ़िया एनालिसिस डाले हैं। प्रॉब्लम वही है। तो पेशेंट सर को। सर। हेलो सर, एक हाँ बार सर। केस को नरेट कर दीजिए हाँ, ताकि वो केस रिकॉर्डिंग केस में रहे। डायरेक्ट कर लूंगा। प्रॉब्लम वही है। तो केस जब दिखेंगे और रिटर्न केस और वॉइस केस में बहुत फर्क आता है, तो इसीलिए फील आने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो मैं अभी उनको नरेट कर दूंगा केस कैसा था। दोनों केस जो सॉल्व हुआ, तो वही मेडिसिन के बारे में जो जिस्ट मिला मैं आज शेयर करूंगा। कोई जिस्ट काम में आ सकता है, तो पहले केस नरेट कर लूंगा, बाद में उनकी दवा की बाद में डिस्कशन करेंगे। तो केस ऐसे ही था। एक 30 ईयर फीमेल पेशेंट जो मेरा फ्रेंड का रिलेटिव है, मेरे के क्लोज फ्रेंड है, उनका रिलेटिव है। उनका बैकग्राउंड मैंने लिखा है। उनका मदर माई फिजिक्स लेक्चरर और उनका फादर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। वो जो पेशेंट है वो जूलॉजी में पीजी करने के बाद एमफिल कर रहा था। वहाँ पे जो गाइड के साथ उनका अच्छा नहीं, कोई प्रॉब्लम आया गाइड के साथ, तो इसलिए वो ड्रॉप कर लिया। ड्रॉप करने के बाद वो घर में आया। घर में आने का 2-3 साल के बाद उनका सीवियर डिप्रेशन आ गया था। तो कैसे, उनका एक फोटो है, मैं शेयर करूंगा उनका कंडीशन कैसे था। वही डिप्रेशन कंडीशन में वो घर में क्या करते थे, खुद को आइसोलेट कर लेते थे। एक ही रूम में बैठना, किसी के साथ अच्छा बातचीत नहीं करना, कोई भी कुछ जब बोले रिएक्टिव हो जाना, ऐसे ही कंडीशन में थे।
अभी तो उम्र हो गया है, तो शादी का टाइम आ गया है, तो शादी होना चाहिए। लेकिन वो शादी करने के लिए इनकार कर रहे थे, मैं शादी नहीं करूँगा। कब तक ना, जब तक मेरा सर्विस नहीं होगा मैं शादी नहीं करूँगा। उम्र तो रुकेगा नहीं ना, उम्र तो आगे बढ़ते चले जाएगा, उम्र तो बढ़ते जा रहा है। फिर भी वो शादी के लिए तैयार नहीं कि कोई, अभी होप भी नहीं नियरेस्ट फ्यूचर में उनको कोई सर्विस मिल जाएगा। तो वही कंडीशन में फैमिली का लोग बड़ा दिक्कत में है। तो मेरा फ्रेंड ने बोला क्या करेंगे, ऐसे ही तो धीरे धीरे उनका डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, क्या करेंगे। मैंने 2-4 मेडिसिन मेरा दिमाग में जो आया था एनालिसिस करने के बाद दिया था, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। वही दवा मैंने देने के बाद उनका इम्प्रूवमेंट हुआ। अभी वो उड़ीसा सिविल सर्विस का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। भुवनेश्वर में अभी कोचिंग सेंटर में रहकर प्रिपेयर कर रही है अभी उड़ीसा सिविल सर्विस। उनका बीच का पीरियड में तो पूरा घर में बैठ गया था। कोई जो एक बात बोले तो खूब रिएक्टिव हो रही थी, और उनका बोलना वही था। जो फैमिली का लोग उनका भाई को अच्छा सपोर्ट दिए, बढ़िया बढ़िया मैंने एक कॉस्टली स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। लेकिन उनको, उनके लिए जो स्कूल था थोड़ा कम एक्सपेंसिव स्कूल था। वही बात वो दोहरा रहे, आप मुझे नेग्लेक्ट किए हैं, तो इसीलिए मुझे कोई सक्सेस नहीं मिला। दूसरी बात, मेरा चॉइस जो था, जो लाइन में पढ़ने के लिए पिताजी ने मुझे बोले वही लाइन ना करके वही पोस्ट ग्रेजुएट की लाइन तक जाओ, लेकिन उनका इच्छा था मैं एमबीबीएस करूं। लेकिन पिताजी ने बोले वही लाइन में पढ़ने के लिए, मैं पढ़ा। अभी क्या हुआ, मेरे सारी दोस्त लोग सब एंगेज हो गए हैं, लेकिन मैं अकेला रह गया, कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए मेरा पेरेंट ही दायी, मेरा फादर ही रिस्पॉन्सिबल मेरे डाउनफॉल के लिए। तो उनको कभी कभी एंगर में कुछ बोल देता है, आप ही मुझे रॉन्ग स्टेप लेकर मेरा जीवन को बिगड़ा है। ऐसे ही चल रहा था, तो वो ब्लेम कर रहा था घर लोगों को, कभी कभी दोस्त लोग को भी ब्लेम करता है। वो सब दोस्त लोग जो है वो सब सेल्फिश है। उनका काम के लिए मैंने उनको मदद किया, लेकिन आजकल वो मुझे कोई पूछते नहीं। वो भी दोस्त लोग को ब्लेम कर रहे थे। और कभी कभी फैमिली लोग को ब्लेम देता है, कभी कभी दोस्त लोग को भी ब्लेम देता है। उनके लिए मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। कोई मेरे लिए कुछ नहीं किया, सब मुझे बिट्रे किया, सब मुझे छोड़ के चले गए, मैं पीछे रह गया। अभी एक स्टेट में है, जो स्टेट में उनके पास अभी और ताकत नहीं है। उनका जो डिप्रेस्ड कंडीशन है, कोई पढ़ाई करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होने के लिए दम भी नहीं है। अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई करके दम नहीं है, फिर भी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसा स्टेट में वो पहुंचा हुआ है और कंप्लीट डिप्रेस्ड स्टेट में है। वो था पहला केस। दूसरी केस, वो एक बंदा है कम से कम 45 एज का होगा। वो भी कोई डिप्लोमा ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। तो उनको भी अभी तक कोई सर्विस नहीं मिला है। कोई कंपनी में काम करता है, प्राइवेट कंपनी में। तो छोटा मोटा प्रॉब्लम के लिए उनका फैमिली का हर, उनका बेटा या पत्नी जिसका कोई गड़बड़ी प्रॉब्लम रहता था, हेल्थ प्रॉब्लम रहता था, मेरे पास वो कम से कम 10 साल से ट्रीटमेंट करके आ रही हैं। तो इसलिए मेरा पुराने पेशेंट है। 1.5 साल हो गया उनको पाइल्स का प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो जब पाइल्स का प्रॉब्लम शुरू हुआ, मैंने उनको जितना समझा था, उनकी ऊपर
मेडिसिन दिया था, वो एक रिलीजियस पर्सनालिटी, एक परफेक्ट पर्सनालिटी, और उनका बोलने का तरीका जो देखेगा बहुत अच्छा ही लगेगा। हर बात में वो फिलोसफी दे रहे थे। उनको मैंने सल्फर दिया था। सल्फर देने के बाद 1-2 महीना सेट हो गया, फिर वही पाइल से आ गया। आने के बाद फिर एक दिन आकर पहुंच गया क्लिनिक में और बोला सर फिर वही कंडीशन, फिर बस खून आ गया, इतना खून आ गया, क्या करूं, ऑपरेशन कर लूं क्या। उनका ये जो देखने के बाद मैंने स्ट्रामोनियम प्रिस्क्राइब किया था। स्ट्रामोनियम देने के बाद वो भी थोड़ा दिन के लिए सेट हुआ, फिर हुआ। इस बार जब आया मैंने सोचा नहीं, मैं जो उनका प्रेजेंट कंडीशन देखकर प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ तो गलत ही हो रहा है। तो उनको थोड़ा उनका फैमिली और उनका सिचुएशन जो आईपीआर बोलते हैं, आईपीआर का कंडीशन और मेंटल स्टेट को अच्छी तरफ से केस टॉकिंग करके दवा दूंगा। तो मैंने पूछा बताइए ये जो पाइल्स होता है, हमको पता है वो जो पाइल्स का पजेशन होता है एंगर, स्पेशली खुद का फैमिली के लोग के ऊपर एंगर रहने के बाद पाइल्स आता है, ऐसे ही कोई मेंटर ने बोले थे। मैंने सोचा वही डायरेक्शन में थोड़ा उनको डिग आउट करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनका पाइल्स निकल रहा है। दवा देने के बाद थोड़ा सा रिलीफ होता है, फिर आ जाता है। तो मैंने पूछा फैमिली में तुम्हारा कैसा रिलेशन है, हेलो, फैमिली में कैसा रिलेशन है। वो बोला मेरा जो फादर मदर वो मेरे को इतना लाइक नहीं करते हैं, और एक उनका भाई है उनका सपोर्ट लेते हैं, वो मुझको इतना लाइक नहीं करते। मैंने बोला तुम तो इतना बढ़िया पर्सनालिटी हो, क्यों नहीं लाइक करते हैं ना। नहीं मुझे पता नहीं, वो बिल्कुल मुझे कोई काम के नहीं है। एक बार मेरा तबीयत खराब था तो पूछे भी नहीं, कोई मॉनेटरी हेल्प भी नहीं किए। अच्छा मैंने ठीक है ऐसे ही है। तो मैंने पूछा तुम तो कम से कम 10 साल हो गया वेरियस कंपनी में सर्विस कर रही हो, पैसा तुम्हारे पास नहीं है क्या, डिपॉजिट मनी थोड़ा सा धरो, शरीर में कोई गड़बड़ी आ गया खर्चा करने के लिए पैसा नहीं। नहीं सर पैसा मेरा पास बैलेंस नहीं है, तो मैंने इसीलिए घर में बोला था पैसा देने के लिए। वो बोले वो मुझे पैसा तो दिया नहीं और भी कोई मेरा केयर भी लेने के लिए तैयार भी नहीं, इसलिए उनके ऊपर पूरा मेरा अंगर रहता है, बहुत सारे अंगर उनके ऊपर रहता है। अरे बात तो ऐसा है। मैंने पूछा तुम इतना साल में सर्विस कितना जगह किया है ना, वो 3-4 जगह में सर्विस किया, में कोई जगह में तुम क्यों नहीं रहते हो। तो जब गड़बड़ी आ जाता है तो कोई जगह में वो सर्विस छोड़ देता है, उनका नेचर ऐसा ही है। कोई जगह में रहने के बाद तो उनका सेटलमेंट होगा, सैलरी अच्छा आएगा, लेकिन वो नहीं करते हैं। कोई जगह में जब थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है तो वो जगह छोड़ के चला आते हैं। लेकिन उनका दोष कहाँ पे देते हैं, पेरेंट के ऊपर। पेरेंट लोग मुझे अच्छा नहीं लाइक नहीं करते हैं, मेरा काम में नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा जो पेरेंट लोग हैं उनका उम्र कम से कम उनका 45 होगा, तो पेशेंट का कम से कम 70 और अप्रोक्सीमेटली 70 और होगा उनका पिताजी का यह उम्र, और उनके ऊपर वो पैसा का चाहत रहता है। और क्यों फिर उनका दोष देता है, वो मुझे पैसा नहीं दिया, वो तो सही नहीं लगा। मैंने सोचा अच्छा वो तो हमारा फास्ट केस जैसा ऐसा ही लग रहा है, तो पेरेंट को वो ब्लेम दे रहा है, पेरेंट को अब्यूज भी किया। एक बार मुझे बोला था अरे दोनों केस में तो तालमेल रह रहा है। तो वही दवा भी मैंने वही पेशेंट को दिया था। वही पेशेंट 2 डोज मैंने दिया था। 2 डोज देने के बाद वो तीसरा दिन मेरा पास आ गया, बोला सर वही दवा पूरा बढ़िया काम किया ना, कोई पेन है या ब्लीडिंग है, पूरा हल्का लग रहा है, माइंड भी मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है, और थोड़ा दीजिए। तो मैंने उनको प्लास्टर को दिया था। कम से कम 2-3 महीना हो गया, अभी तक वो और रिटर्न आया नहीं। पर अब अच्छा है, तो नहीं तो छोटी मोटी गड़बड़ी में मेरा पास वो आ जाता था। तो वही था केस।
तो एनालिसिस किसका दिमाग में जब कुछ आया, मैं तो थोड़ा क्लोजर मेडिसिन के पास आसपास की बात बोल दिया, तो दिमाग में आया तो बोल सकते हैं। बोलिए एनालिसिस। एक एक करके शेयर करेंगे। हाँ सर कीजिए, कुछ नहीं, जो दिमाग में आया बोलिए। ऐसे ही एक बार से वो मेडिसिन मुझे मिला नहीं था, मैं तो 5 बार ट्राई करने के बाद मुझे मिला है। तो क्या मिला है वही बात को हम सब डिस्कशन करेंगे, तो इसीलिए मैंने वो केस डाला हुआ है। तो आप बोलिए। हेलो सर, मैं बोलूं? हेलो हाँ दी बोलिए। जी। मुझे ये स्कॉर्पियो लग रहा है, क्योंकि क्या? उनको जी जी, दोनों केसेस पूरा में एनालिसिस दोनों करिए। केसेस में जी भाई। पूरा एनालिसिस करिए। जी भाई, मुझे वो लग रहा है कि दोनों केसेस में ही उनको अपने भाई या बहन से प्रॉब्लम थी। तो jealousy children in when the newborn get all the attention, मतलब उनको ये लग रहा था कि पेरेंट्स मेरे भाई को जितना किया मेरे को उतना नहीं अच्छा से किया। और दूसरे में भी उन्होंने 45 इयर्स वाले जो पेशेंट है उन्होंने भी यही बोला कि मेरे भाई को हेल्प करते उनको मेरे को नहीं जी किया, हाँ। मेरे मेरे फ्रेंड्स ने भी नहीं किया मेरा। और तो मैंने एंगर पेरेंट टुवर्ड्स भी लिया और एलिमेंट्स फ्रॉम नेगलेक्टेड बीइंग। तो मेरा स्कॉर्पियो आ रहा है। हाँ, बाकी आप बताएंगे सर। थैंक यू। हाँ 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 ठीक है, आप थोड़ा आसपास बोल रहे हैं। मेडिसिन क्या बोले? स्कॉर्पियो बोला मैंने। कफिया। अच्छा अच्छा ठीक है, एनालिसिस करेंगे। ओके। स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन सर। स्कॉर्पियन बोल रहे, बिच्छू। ठीक है, और सर बताइए। मैं हाँ बोलती देख रहे। हाँ हाँ। ये दोनों केस में अ, क्या क्या है कि ये दोष दे रहा है। हेलो। हेलो। ओपन जिंदगी साइलेंट हो गए। चलिए नेक्स्ट मेंबर बोलिए। नेक्स्ट डॉक्टर नंबर। कविता बहन, दीप्ति बहन, नेहा बहन। हेलो हेलो। जी जी। हाँ सर, हेलो। मुझे इस केस में ऐसा लग रहा है कि वो शुरू से मतलब उसको लग रहा है कि उसके फादर ने उसको नेग्लेक्ट किए, तो वो उसके मन में ऐसा बैठ गया, तो शुरू से वो एलिमेंट्स लग रहा है। तो उसके कारण उसमें उसके मन में बहुत ज़्यादा एंगर है, बिटरनेस है, जिसके कारण उसको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, मैं जो चाहती थी वो करने ही नहीं दिए, मेरे हर काम में वो सपोर्ट नहीं किए। तो सर मुझे अमोनियम कार्ब लग रहा है और ब्रोमियम लग रहा है डीडी में। ओके ओके, देखेंगे। ठीक है। ओके। नेहा बहन आप बोलिए। भाई मैं थोड़ा लेट हो गई सुनने में, थोड़ा सा सुन लो पहले सब करने से।
सर 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा फोन कॉल ले लेता हूँ सर। यस 1 मिनट। यस 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 यस। मनप्रीत सर, अनुपम सर, आप सब प्रयास करिए। श्रीकांत सर, जी सर। हेलो। हाँ सर बताइए। सर मैंने तो दोनों केसेस के लिए अलग अलग चार्ट बनाया था, तो दोनों में सर अलग मेडिसिन आ रही थी, लेकिन अभी सर बता रहे हैं एक ही मेडिसिन है। तो सर मेरे को लग रहा है ये नाइट्रिक एसिड है, क्योंकि सर 3-4 रूब्रिक सर लिया था, जिसमें से तो एक हेट्रेड है उसके पेशेंट के दिल में, और वो दूसरा फिलोसफी एबिलिटी में भी था, और रिप्रोचिंग अदर्स, और एक कर्सिंग, ऐसा लिया था। तो सर नाइट्रिक एसिड आ रहा है। ओके सर मेरे सर। हिसाब से तो नाइट्रिक। जी सर। हाँ हाँ सर, सर थोड़ा रेडी करेंगे नाइट्रिक एसिड का। जी थैंक यू सर। हेलो रंजीत, नमस्ते सर। नमस्ते रश्मि सर। हाँ भाई। नमस्ते सर। जी 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 सर, मुझे तो इसकी पूरी जो थ्योरी जैसी लगी, जैसा ये बात कर रहे हैं दोनों पेशेंट्स, उसमें तो मुझे मी वर्सेस यू वाला फील आया, तो एनिमल रेमेडी ही लग रही है। और उसमें भी मुझे लैकिसिस जैसा फील दोनों में आ रहा था, क्योंकि कुछ उसमें डिल्यूजन, रॉन्ग सफर्ड एलिमेंट्स फ्रॉम नेग्लेक्टेड बीइंग और रिप्रोचिंग अदर्स, और सर कुछ एक लेसिवियस इम्पोर्टेंस विद, ये थोड़ा सा लगा कि इन लोगों को चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन एफर्ट शायद उतना नहीं दे रहे हैं ये लोग। तो ये 4-5 रूब्रिक्स ले करके सर मुझे तो ये लैकेसिस लग रहा था। ठीक है सर, देखेंगे। ओके थैंक यू सर। इस मेडिसिन के कई सारे फेशिएट हैं, और आप लोग अगर आज मेहनत करेंगे तो आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक मेडिसिन आप लोगों को सीखने मिलेगा, जो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, कॉमनली यूज़ कर पाएंगे। मनिंदर बहन, प्रेम सर, नमस्कार सर। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते बहन, हाँ जी। हाँ जी बताइए। सर, जो दोनों केसेस अब सुने तो मुझे भी वही लग रहा है कि ये खुद इतनी एज में आके कैपेबल है, लेकिन ये दूसरों की तरफ देख रहे हैं। दोनों पेशेंट्स की अपनी जो कमियां हैं, ये दूसरों के ऊपर दोष लगा के उसको पूरा मतलब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी तरफ से कुछ एफर्ट इतना नहीं कर रहे, ये चाह रहे कि दूसरे आके इनकी हेल्प करें। तो और खुद उतनी मेहनत ये नहीं कर रहे। तो मुझे थोड़ा सा जितनी मुझे मतलब मुझे इतनी मेडिसिन नहीं पता है, पर मुझे थोड़ा सा ये लाइको जैसे लग रहे हैं कि दोनों में ही कैपेबल हैं। इतनी एज हो गई, कमा भी रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आई तो पेरेंट्स की तरफ देख रहे हैं, जबकि पेरेंट्स की आपको हेल्प करनी चाहिए। फर्स्ट केस में भी वो खुद इतनी पढ़ी लिखी है, पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब खुद से क्लियर नहीं हो रहा तो पेरेंट्स के ऊपर सारा ब्लेम लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा हिपोक्रेसी है उनकी। बाकी सर बताइएगा। हाँ मनिंदर जी पूरा कोर पकड़े आप। वही वही है, वही दवा का क्रक्स, वही क्रक्स को पकड़ के मैंने वही दवा तक पहुंचा था। थैंक यू मनिंदर जी। वही पूरा क्रक्स ही वही है, लेकिन दवा थोड़ा अलग है। हमारा हाथ की पास है, लेकिन हम उनके साथ उतना एक्वेंटेड नहीं हुआ, तो इसीलिए आप बोल नहीं पाया। लेकिन सेशन के बाद वो केस, वो दवा बहुत यूजफुल दवा होगा,
वही कंडीशन का खुद ना करके दूसरों को ब्लेम दे रहे हैं, वही है उनका कंडीशन। जी थैंक यू जी। और बताइए, जो आया है बोलो, बोलने से तो हम रेडी करेंगे या फाइनल अंडरस्टैंडिंग आ सकता है मेडिसिन का। बहुत सारी दवा है, तो हम रूब्रिक वाइज पहुंचना तो पूरा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हमको क्रक्स को याद करना ही पड़ेगा। तो उनका आज वही दवा का क्रक्स ही हम डिस्कशन करेंगे। चौहान सर नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ हाँ बोलिए दिलीप सर। हाँ सर, मैं पहले केस के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। हेलो। हाँ सर, हाँ हाँ सर, बोलिए। बोलिए बोलिए। सर, जितना मेरे समझ में आया कि मतलब वो जो लड़की है तो उसको थोड़ा जो सेल्फिशनेस वो बोल रही है ना, सेल्फिशनेस के बारे में बोल रही है कि पेरेंट की वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया। और उसको ये भी लगता है कि जब उसको जरूरत थी लोगों को जब उसकी जरूरत थी तो उसने हेल्प भी किया, लेकिन उसको किसी ने हेल्प नहीं किया। तो ये थोड़ा मुझे मतलब कोर लगा, तो ये मुझे टेक्सास बेकेटा का फील आया इससे। अब सेकंड केस है उसमें वो तो मैं ठीक से पढ़ा नहीं, लेकिन जो पहले वाले में जो दवा है वो भी अगर दूसरे की होगा तो सेम दोनों की थीम है ऐसे मुझे लगता है। हेलो, नमस्ते सर। हाँ प्रेम सर बताइए। दोनों ही केस में उसको अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं है, कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है। जो भी करेंगे उनके गार्जियन करेंगे। इतना एज होते हुए भी अपना कोई डिसीजन नहीं है, अपना कोई मेहनत नहीं करना है। तो दवा तो सर हम लोग भी समझ में नहीं आया, लेकिन ये लोग जो है सो डिपेंडेंट पूरा के पूरा बने रहना चाहते हैं, और इसी थीम पर उनका जो है सो दवा होना चाहिए। सर मैं एक बार और बोलूं, मुझे थोड़ा ये मार्बल, वाइट मार्बल का भी फील आ रहे हैं थोड़ा सा। बाकी आप बताएंगे सर। लो, मैं बोलूँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रतिमा दी बोलिए। हाँ जी सर, पहले मैं भी सोच रही थी नाइट्रिक एसिड ही होगा, लेकिन जैसे अभी आपने बताया ना, जो थीम जो बता रहे हैं आप, मुझे लग रहा है सर ये हीरोइनम का थीम मैच कर सकता है क्या इसके साथ? जैसे हीरोइनम में भी वो एक्सपेक्ट करता है ना अपने आईपीआर से कि वो उनके लिए यूजफुल होंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन बाद में अगर उनके एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उनको ब्लेम करते हैं, अब्यूज करते हैं या कर्सिंग में चले जाते हैं। तो शायद ये हीरोइनम मुझे लग रहा है हो सकता है। ठीक है दी, उनके आसपास ही होगा। ठीक है सर। हेलो, और बताइए। और कोई बोलेंगे?
हाँ नमस्ते सर जी। हाँ हाँ बताइए सर। सर अभी केस करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इसने खुद ने तो कुछ डिसीजन नहीं लिया है और ये फैमिली को ब्लेम कर रही है। उसने खुद के कुछ डिसीजन नहीं लिए है। एक्चुअल में तो उसे फैमिली ने उसको सपोर्ट किया है, लेकिन इसका ये डिल्यूजन है कि भाई इन्होंने मेरा करियर बर्बाद कर दिया, मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया, मुझे सब। तो एक रूब्रिक याद आ रहा है सर मुझे, सेंसोरियस ब्लेम अदर्स, फैमिली ब्लेम अदर्स, हर इन फैमिली, लैक ल्यूपिनम लग रहा है सर मुझे। ओके सर, देखेंगे। थैंक यू सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। सर ये हायोसाइनस है क्या? डिल्यूजन, ये एक तो फ्रेंड्स को रिप्रोच कर, सबको रिप्रोच कर रहा है और ग्रीडी है, और हायोसाइनस के ज़्यादा से चिल्ड्रन को लेकर के मुझे हायोसाइनस लग रहा है ये। सर डिस्क्लोज कर दीजिए इसको। रंजन सर। हेलो सर। हाँ हाँ सर, अभी डिस्क्लोज कर लेंगे। तो सभी ने आसपास की रूब्रिक बताया, तो मनिंदर दी जो बोले पूरा वही है, वही था वो मेडिसिन का क्रक्स। तो वो मेडिसिन का वही है क्रक्स, जो कोशिश करता है लेकिन कोशिश का डायरेक्शन सही नहीं रहने की बात वो हार जाता है। हार जाने की बाद वो दूसरे को ब्लेम देता है, तो पेरेंट को दोषी बनाता है और उनकी बात, उनका वो एक डिप्रेस स्टेट आता है। मैंने देखा वो दवा में बहुत एक डिप्रेस स्टेट का बहुत सारे रूब्रिक है। वो खुद नहीं कर पाया, लेकिन दोष खुद को लेने के लिए वो तैयार नहीं। वो दोष दे रहा है फैमिली को, कभी फ्रेंड को, लेकिन खुद का दम नहीं है वो अचीव करने के लिए। वो जो दोष दे रहा था फैमिली को, वही था मेरा एंट्री पॉइंट। मैंने जो फर्स्ट केस जब सॉल्व किया, मैंने पहला रूब्रिक लिया था एंगर पेरेंट फादर, एंगर फैमिली टुवर्ड्स, वही रूब्रिक मैंने लिया था। तो और वो बोला था भाई को जो स्कूल मिला, जो फायदा मिला, मुझे नहीं मिला। तो मैंने लिया था सेकेंड रूब्रिक, एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बीइंग सेक्सुअली। मतलब वो लड़की है, उसके लिए उतना ख्याल नहीं लिए हैं, उनका दिमाग में चल रहा था, तो इसलिए वो भाई लोग को अच्छा स्कूल में पढ़ाया। वो भी बात सही है, वो भाई को अच्छा स्कूल में पढ़ाया है, उनके लिए थोड़ा सा छोटा स्कूल, कम एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बीइंग सेक्सुअली, एंगर फैमिली पेरेंट वर्ड्स। तो अब्यूसिव इंसल्टिंग, वो कभी कभी अब्यूसिव इंसल्टिंग हो रहा था, वो था सेकंड थर्ड रूब्रिक। और मैंने आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, उनका एक्चुअली बोला था इतना बढ़िया आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है, पूरा नाइस ड्राइंग करेगा, माने एक बाढ़ बनाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वो एक्चुअली सची में बाढ़ वो पेपर के ऊपर ड्रा कर लिया है, पूरा सची बाढ़ जैसे ही लगेगा। तो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड वो सब लगाने के बाद मेरा दवा आया था फिकस रिलीजियोसा। तो फिकस रिलीजियोसा मतलब
पीपल का ट्री है ना, जहाँ पे बुद्धदेव उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था, वही ट्री के नीचे बैठकर तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो बुद्धदेव की उतना रिलीजियस पावर था और उनका उतना पूर्व जन्म की कृति तो था, इसीलिए उनको एनलाइटेड हो गया। लेकिन वो फिकस यहाँ पे जिसका वही पूर्व जन्म की कृति तो नहीं है, वो क्या उनको क्या लाएगा उनके लिए दोनों कंडीशन एंड में मिलता है। बिकॉज रिलीजियस का मैंने एंड रूब्रिक लिखा है, एक है सुइसाइडियल डिस्पोजिशन बाय टेकिंग स्लीपिंग पिल और सेकंड है स्पिरिचुअलिटी डिजायर फॉर। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, पीपल किसी को स्पिरिचुअलिटी दे सकता है या किसी को इतना डिप्रेस्ड कंडीशन को ले जाता है, वो चाहता है मैं सुइसाइड कर लूं, कैसे स्लीपिंग पिल लेके। एक सिंगल रूब्रिक है फिकस रिलीजियस का, सुइसाइडियल डिस्पोजिशन बाय टेकिंग स्लीपिंग पिल लेके मैं खा के मर जाऊं, ऐसे ही कंडीशन आता है। क्यों ऐसा कंडीशन आता है, वो मरने के लिए क्यों चाहता है, उनको लगता है डेलूजन यूजलेस इज, मतलब मैं वो कोई काम की आज नहीं रहा है। डेलूजन डेस्पाइट, डेलूजन एनक्लोज्ड, डेलूजन नेग्लेक्टेड वन इज, डेलूजन नेग्लेक्टेड and despised by his family, delusion rejected, ostracized, outcast one is, delusion separated from friends and family, darkness element from। अंधकार आ गया है उनका जिंदगी में। लेकिन उनका पहला स्टेज कैसा था, पहला स्टेज एक्चुअली फिकस का बहुत बढ़िया कंडीशन में वो रहता है, वो अच्छा बंदा भी है। हम जो बंदी के बारे में बात कर रहा हूँ, उनको देखने से उतना प्यारी सी लड़की है, बढ़िया था उनका बोलना चालना चाली चलन एकदम एक्सट्रीम फाइन। तो फिकस रिलीजियस का इनिशियल स्टेज में वो कैसा रहता है, ऑनेस्ट, बेनोवलेंस, हेल्प अदर वांट्स टू, जेनरस टू, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, केयरफुल ऑफ रिलेटिव, कंपनी डिजायर फॉर फ्रेंड्स, यील्डिंग डिस्पोजिशन, विटी रहता है, ऑनेस्ट बेनोवलेंट रहता है, केयरफुल ऑफ अदर्स और रिलेटिव्स भी रहता है, कंपनी के साथ अच्छा उनको लग रहा था पहला स्टेज में। फिर उनका हारा क्यों गया, उनका पहला स्टेज में वो कैसा रहता है, एम्बिशियस कॉम्पिटिटिव रहता है, आइडियाज अबंडेंट, टू मेनी आइडिया रहता है, एम्बिशन कॉम्पिटिटिव रहता है, इंडस्ट्रियस मानिया फॉर वर्क रहता है। तो सब कुछ अच्छा है, एम्बिशियस है, आइडिया है, इंडस्ट्रियस भी है, फिर क्यों हार जाता है। तो हार जाने के लिए हमारा पास रूब्रिक आ गया, इनडिसिशन, रिजोल्यूशन, प्रोजेक्ट इन। तो वो जो प्रोजेक्ट लेता है उनको पूरा तरीके से नहीं कर पाता है, क्यों, क्योटिक उनका बिहेवियर है, उनका बिहेवियर एक रूब्रिक है, क्योटिक है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड, इमोशन अबाउट, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कॉन्फिडेंट, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, वल्नरेबल इमोशनली, छोटी छोटी बात इमोशनली उनको हर्ट हो जाता है, वल्नरेबल इमोशनली वो वल्नरेबल है, क्योटिक नेचर और कंफ्यूजन ऑफ माइंड, इमोशन अबाउट। और पहला वाला जो था इनडिसिशन, रिजोल्यूशन, प्रोजेक्ट इन, वो जो प्रोजेक्ट वो लेता है पहला स्टेज में, जो एम्बिशियस आइडियाज अबंडेंट लेकर आगे बढ़ता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो लेबर चाहिए, जो मेहनत चाहिए, वो मेहनत वो सही डायरेक्शन में नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ इट्स इनडिसिशन और क्योटिक नेचर। जब नहीं होता है तो हरा हुआ कंडीशन में रह जाता है। अभी दिस इज अनदर क्रक्स, वो हारने के बाद हार मानने के लिए तैयार नहीं, हमको वही कंडीशन देखने मिलेगा दोनों केस में, हारने के बाद हार मानने के लिए तैयार नहीं। तो हमारे पास एक रूब्रिक है, कैरिड अवर्सन टू बीइंग इंडिपेंडेंट, हेल्प कैन नॉट आस्क फॉर। ऐसे एक ईगोटिज्म जो नहीं है, लेकिन ईगोटिज्म की तरह रूब्रिक दिया हुआ है,
वो थोड़ा ऐसे ही खुद को बड़ा दिखाता है, कैरेड बिंग अवर्सन। तो अभी एज हो गया है, तुम तो पढ़ाई करने की बाद कोई कॉम्पिटिटिव सक्सेस होने का अभी चांस भी नहीं है, फिर भी वो तैयार नहीं है। माने जो फैमिली का लोग जो बात बोलते हैं वही बात कर लो, तो शादी वादी कर लो और कुछ छोटा वाला जॉब कर लो कि बीड कर लो, वहां पे वो राजी नहीं है। उनका एम्बिशन बड़ा है, कॉम्पिटिटिव है, मैं कोई बड़ा सर्विस करूंगा जैसे सिविल सर्विस। तो सिविल सर्विस करने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो दम चाहिए, उनके पास वो दम नहीं है। वो दम नहीं है फिर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वही है, वही मेडिसिन का क्रक्स। मतलब वो हाईली एम्बिशियस है, आइडिया भी है, लेकिन वो आइडिया को पूरा करने के लिए जितना मेहनत चाहिए वो मेहनत का तरीका सही नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स क्योटिक नेचर। तो उनको कैसे लगता है? डिस्करेज, डिफीटेड फीलिंग। अब जब हार जाता है व हारने के आसपास हो जाता है, उनको कैसे लगता है? डिस्करेज, डिफीटेड फीलिंग, एनवी बोर्डम इजीली। और एक अच्छा रूब्रिक आ गया क्या? एनवी बोर्डम इजीली। एनवी बोर्डम मतलब पढ़ाई करने के लिए 5 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा चाहिए सिविल सर्विस को सक्सेस होने के लिए। तो वो थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद उनका एनवी या बोर्डम आ जाता है इजीली। एस्केप, डिजायर, परस्यूट ऑफ फ्रीडम। एस्केप, डिजायर, परस्यूट ऑफ फ्रीडम। वो वहां पे निकलना चाहता है, फ्रीडम चाहता है। एक जगह कर बैठी कर घंटा घंटा पढ़ाई करने के लिए जो दम चाहिए, जो लगन चाहिए, वो लगन उनके पास नहीं है। तो वो क्या करता है? यहाँ पे निकल जाता है। पढ़ाई करने के लिए लगन नहीं है, फिर छोड़ने के लिए उनका दिमाग नहीं बोल रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? ब्लेम कर रहा है किसी को, पेरेंट को, फ्रेंड को। तो वही था रक्स। वो बोल रहा है पिताजी ने गलत किया, मुझे पीछे रखा, मुझे रॉन्ग डिसीजन में डाला, इसीलिए मैं हार गया। मेरा दोस्त लोग, मैंने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन वो मेरे लिए कुछ कोई भी तैयार नहीं है हेल्प करने के लिए, इसीलिए मैं हार गया। खुद का दोष ना देके, उनका एम्बिशन को पीछे ना हटने के लिए तैयार नहीं है, खुद लेबर करके आगे बढ़ने के लिए लगन नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एक ही जगह गया है। रुक जाने के बाद बोल रहा है वहां पे दोष किसी का है ना, मेरा पेरेंट का दोष है, फ्रेंड का दोष है, सबने मुझे छोड़ दिया, सबने मुझे बिट्रे किया, इसीलिए मैं यहाँ पे रुक गया है। रुक जाने के बाद खुद को एक यूजलेस, डिस्पाइट, वर्थलेस ऐसा कंडीशन में बैठ ही गया है। फॉर सेकेंड फ्रेंडलेस फीलिंग। उनको अभी कैसे लग रहा है? फॉर सेकेंड फ्रेंडलेस फीलिंग। फॉर सेकेंड फीलिंग बाय loved one, parents, spouse, friends. Feels is not being loved. Forsaken feeling by loved one, जैसे parents, spouse, friends, feels is not being loved. Forsaken feeling is not being loved by father. अभी कैसा है उनका एटीट्यूड है? कंपनी, aversion to desire, solitude। अकेला बैठ गया है, कंपनी नहीं चाहिए, किसी के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए। ग्रीफ, साइलेंट, पेंट अप। ग्रीफ, सडन पैरोक्सिज्म। वही हमारे पेशेंट की केस में देखा गया था, ग्रीफ, सडन पैरोक्सिज्म। तो अभी कभी एक अच्छी बात बोल लेता है, फिर भी ग्रीफ आ जाता है, खुद को साइलेंट कर लेता है। इंडिफरेंस, आपाती, लव्ड वन टू। इंडिफरेंस, आपाती, पेरेंट टू। ना कोई फैमिली लोग या पेरेंट किसके पास और इंडिफरेंट बन गया है, किसके साथ और कोई जुड़ाव नहीं है। डुएल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंस। एक जगह बैठकर क्या सोच रहा है? पास्ट के बारे में, पास्ट की जो इंसिडेंट उनका जिंदगी में घटा है, जो उनको आगे बढ़ने के लिए रोका है, वही बात को सोचकर एक ही जगह बैठ जाता है। इंडिफरेंस, आपाथी, वरीनेस विथ, दुखी बन गया है, पेसिमिस्ट बन गया है। क्वाइट डिस्पोजिशन, मूड, सैडनेस। क्वाइट डिस्पोजिशन, मूड, सैडनेस। अनदर रूब्रिक है क्वाइट, खुद अकेला बन गया, साइलेंट बन गया है। थर्ड, परसिस्टेंट, पास्ट अबाउट। अभी आ गया रिजिडिटी,
आपको हम मना नहीं पाएंगे। जो दिमाग में जो आइडिया घुसा है, जो दुखी कंडीशन में अभी बैठा है वही कंडीशन में बैठा है, रिजिडिटी है, सैडनेस, ग्लूमी, डार्कनेस। अभी सैड, ग्लूमी, डार्कनेस कंडीशन में है। सैडनेस, डिप्रेस्ड, साइलेंट, सीटिंग, डिजायर टू साइलेंट, एक ही जगह में बैठ ही गया है। वीपिंग, टीयरफुल मूड, साइलेंट, अभी बैठ कर रो रहा है। उनका दुख दर्द जो रो माने वीपिंग हो रहा है, वो साइलेंटली, वो किसी को भी बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, खुद को अलग कर लिया है। तो वो एक मेडिसिन, अच्छा मेडिसिन है डिप्रेशन के लिए, हम दे सकते हैं। हम आजकल सोसाइटी में ऐसे बहुत कंडीशन देखने मिलता है जो दूसरों को दोषी देने की बात साइलेंट हो जाता है। उनको कोई समझाने की कोशिश करने के बाद भी वो समझने के लिए अभी तैयार नहीं है। फैमिली लोग चाहते हैं उनको हेल्प करने के लिए, किसका हेल्प लेने के लिए भी वो तैयार नहीं है। तो कैरेड बिंग अबॉर्शन टू इंडिपेंडेंट, मैं सब कर लूँ, लेकिन करने के लिए उनके पास जितना मेहनत चाहिए, वो मेहनत करने के लिए जो दम चाहिए, जो लगन चाहिए, वो नहीं है। तो अभी एक ही जगह बैठ गया है, ना आगे बढ़ने के लिए तैयार है तो पीछे बढ़ने के लिए तैयार है। तो बाद में क्या करेगा? तो हुई तो सुसाइड को छोड़ने की बात वो बाबा बन जाएगा, या क्या करेगा? स्लीपिंग पिल खा के सुसाइड कर लेगा। ऐसा ही कंडीशन, वही था फिकस रिलीजियोसा। थैंक यू सभी को। सर अच्छा, और कुछ सर डिस्कशन आपको करेंगे कहाँ से? हाँ, हमारा था जो टेक्सास, और पहले प्रीति दी ने बोले थे रंजन सर, क्या चाइना, चाइना रंजन का। सर, हाँ हाँ सर, जी सर। अभी अभी सर रुक जाइए, डीडी बाद में करेंगे, पहले इस मेडिसिन का और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अ, इस मेडिसिन का और भी जो स्टेट है वो भी क्लियर करते हुए चलते हैं ना। आप और शेयर करेंगे? नहीं सर, इतना ही, आप बोलिए। मैं ऐड करूं? हाँ हाँ सर, क्या सो ये जो फ्यूकस रिलीजियोसा है, इस मेडिसिन का आप लोग कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, किस किस स्टेट में यूज कर सकते हैं? और एक्चुअल में अभी ये केस में आपने जो देखा, और फ्यूकस का एक एग्जैक्ट जो स्टेट है वो कैसे डेवलप हुआ है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग आगे इसको और अच्छे से यूज कर पाओ और बहुत सारे केसेस में यूज कर पाओगे। सो फ्यूकस रिलीजियोसा जो रेमेडी है, ये गलत रेमेडी नहीं है, ये अच्छा रेमेडी है। फर्स्ट टाइम आप देखेंगे पीपल के अंदर, पीपल का पेड़ है ना, जिसपे आपको बहुत सारे जगहों पे आपको मिलेगा कि जैसे उस पे पूजा किया जाता है, उसके बारे में आपको मिलेगा कि जैसे उस पेड़ को जो है बचाया जाता है, ताकि लोगों को उससे फायदा हो, है ना, लोगों को उससे फायदा हो। बहुत वो जो ऑक्सीजन छोड़ता है पीपल, वो ज्यादा मात्रा में छोड़ता है। और पीपल का पेड़ जो है वो हमारे लिए भी काफी अच्छा होता है। सो उसके औषधीय गुण आप देखेंगे, या पीपल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को, खास करके पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ को बहुत पहले लोग बचा के रखते थे, पीपल के पेड़ को ज्यादा। तो पीपल के पेड़ के अंदर क्या क्या खासियत है, अगर आप रेपर्टरी देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि ये बहुत बेनेवलेंस है और बहुत जेनरोसिटी है। तो अगर वो व्यक्ति बेनेवलेंस है, जेनरस है, हेल्प अदर्स वांट्स टू बी में है, मतलब दूसरों को हेल्प करने की भावना कितनी प्रबल होती है, इससे पता चलता है। और मतलब क्या कहते हैं ना, जेनरस में तो जैसे पूरा अपना सब कुछ निछावर कर देता है, सब खुल के दे देता है, इस प्रकार का जो है फ्यूकस में रहता है। तो एक व्यक्ति जो बेनेवलेंस है, जो हेल्पिंग अदर्स वांट्स टू बी में है, जो जेनरस है ना,
इतना हेल्पिंग नेचर है। और क्या है, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, दूसरों के लिए केयरिंग है, केयरफुल ऑफ रिलेटिव अबाउट, अपने रिलेटिव, अपने जो सगे संबंधी हैं, जो उसके परिवार हैं, उसके लिए भी ये काफी केयरिंग होते हैं। ओके, सो ये चीज रहता है। अब इसके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है, ये बहुत आइडियाज रहते हैं इसमें, बहुत इंडस्ट्रियस रहते हैं ये, और इंडस्ट्रियस के साथ इंडिपेंडेंट रहते हैं, फ्रीडम रहता है, इसको फ्रीडम की डिजायर रहती है। सो ये सब इसका चाहत रहता है कि मैं फ्रीडम को अचीव करूं और इंडिपेंडेंट मैं बनूं। तो ये सब रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके लाइफ का कितना अच्छा है कि ये एम्बिशियस है, और एम्बिशन इंक्रीज कॉम्पिटिटिव है। तो ये एक ऐसा पर्सन जो आपको दिखेगा कि ये बहुत इंडस्ट्रियस है और कॉम्पिटिटिव है, खास करके ये कुछ करना चाहता है अपने लाइफ में, और उसके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है ना, लगा हुआ है ये इंसान, और काफी केयरिंग है, फैमिली, सोसाइटी, सबकी हेल्प करता है, मदद करता है। ऐसा एक इंसान है जो इस प्रकार का काम कर रहा है। लेकिन अपने लाइफ में ये मात कहाँ खाता है, कहाँ मार खाता है, जो इसका स्टेट इस तरह से चेंज होता है जो सोच भी नहीं सकते। सो क्या होता है, फ्यूकस के अंदर क्या होता है, ये इजिली बहुत ज्यादा एनओई में चला जाता है। ये बहुत जल्दी, जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा वर्क किया उसके बाद ये जो है ना थक जाता है या बहुत ऊब जाता है, ये बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता है, डिस्करेज हो जाता है। ठीक है, ये डिस्करेज हो जाता है, बहुत जल्दी डिस्करेज होता है। तो मतलब एक मेहनत करने के लिए तो लगा, लेकिन कुछ समय के बाद जो एक कंटिन्यू परसिवरेंस चाहिए रहती है वो इसमें नहीं रहता, जो एक लगातार एफर्ट चाहिए रहता है वो इसमें नहीं रहता। सो ये मेडिसिन जो है बहुत ज्यादा जो हार्डवर्क करना रहता है। तो क्या है, सफलता उसी को मिलती है जो फेलियर के बाद भी आगे भागना जानता है, जो फेलियर के बाद भी आगे लड़ना जानता है। और असफलताएं उसी को ज्यादा मिलती है जो एक बार में, दो बार में अपने आप को फेलियर मान लेता है। तो ये इंसान उसी प्रकार से है कि फर्स्ट राउंड में ही जो है ये पेसिमिस्ट में चला जाता है, ये फर्स्ट हार को ही एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूं, मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। सो ये पेसिमिस्ट हो जाता है, ये पेसिमिस्ट हो जाता है, इसको लगने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये पर्सन जो अपना कॉन्फिडेंस हार जाता है, मतलब एक कॉन्फिडेंस लेके इसने यूपीएससी की तैयारी करी और नेक्स्ट टाइम में जो है ये हार गया, मतलब उसने क्रैक नहीं कर पाया, तो वो निराशा में चला गया वो। आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है भाई। हाँ, सो ये पेसिमिस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी टूटता है। इसलिए कॉन्फिडेंस इन सेल्फ होने के बाद भी कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ में चला जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में चला जाता है, टूट जाता है ये जल्दी टूट जाता है। और ये जो टूटता है ना, इसके बाद जो इसकी कंडीशन होती है वो क्या होती है, ये अपने आप को जो है ना बड़ा ये समझने लगता है, बेकार समझने लगता है। जो आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, है ना, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग मिलेगा, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, केयरिंग करने वाला इंसान, जो एक एम्बिशियस इंसान है, जो सोशल इंसान है, जो हेल्पिंग नेचर वाला इंसान है, जिसने कुछ सोच रखी थी, सोच लेकर के वो आगे बढ़ रहा था, मेहनत कर रहा था, लेकिन वो आगे के लिए फाइट नहीं कर पाया, आगे के लिए वो फाइट नहीं कर पाया, आगे बहुत जल्दी वो हार मान लिया, पेसिमिस्ट में चला गया, ये इजिली उसने डिस्करेज्ड हो गया। ओके, सो हेल्पलेसनेस फीलिंग मिलेगा इसमें, इसमें कैयोटिक मिलेगा, कैयोटिक जो अस्त व्यस्त हो जाता है, जो चीजें उसकी अस्त व्यस्त हो जाती है ना। सो ये हेल्पलेस स्टेट है। और यहाँ पर वर्किंग टू हार्ड फ्रॉम, है ना, फर्स्ट
टाइम इसने बहुत मेहनत किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए इसके पास एनर्जी नहीं है कि आगे वो कर सके। ओके, सो इसीलिए वो डिस्करेज है, एनओई है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। पहले कॉन्फिडेंस था लेकिन अभी उसके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, अभी वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहा है, मेरे से नहीं होगा हैंडल, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से अब नहीं होगा। ठीक है, तो ये अब ये छोड़ रहा है, जो भी उसके ऊपर भार है वो चाहता है मैं फेंक दूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अप कर दूं, क्योंकि अब मेरे से नहीं। सो इसलिए ये पर्सन जो है अपने आप को हारा हुआ पर्सन समझता है, और हारा हारा हुआ वो व्यक्ति है जिसने खुद को हारा हुआ स्वीकार किया है। ठीक है, इसमें एक रूब्रिक डिल्यूजन फेलियर रूब्रिक नहीं है, लेकिन इसमें एक फेलियर से ज्यादा गहरा रूब्रिक दे दिया। रूब्रिक क्या दे दिया, डिल्यूजन डिल्यूजन यूजलेस, डिल्यूजन फील्स यूजलेस। देखिए एक रूब्रिक मिलेगा आप लोगों को, डिल्यूजन यूजलेस फील, कहा गया, चेक करिए, देखिए ये रूब्रिक मिल रहा है आप लोगों को, डिल्यूजन इज यूजलेस, कंप्लीट रेपर्टरी में देखिए मिलेगा। सर डेलूजन यूजलेस चीज है। सो ये जो है, सो ये यूजलेस फील करने लगता है, मतलब फेलियर तो है ही ये, है ना, फेलियर रूब्रिक में अभी ये नहीं हुआ, बट ये फेलियर है, एक फेलियर इंसान है ये। सो अपने आप को बेकार समझता है, यूजलेस समझता है, और ये यूजलेस की कंडीशन में जो है ना, वो क्या है, ये मेडिसिन इंडिपेंडेंट मेडिसिन में पहले है, ये किसी का हेल्प नहीं ले सकता, किसी का मदद नहीं ले सकता, लेकिन क्या है, ये जो है ना, इसका खुद का सेल्फ डिसीजन जो है ना मेकिंग, वो अच्छा नहीं है, इसके अंदर आइडियाज बहुत है लेकिन इसका दिशा सही नहीं है। ओके, जिस लाइन पे इसको मेहनत करना चाहिए उस लाइन पे ये मेहनत नहीं कर पाता, इसका वहां डायरेक्शन खराब हो जाता है। सो ये आदमी आज यूजलेस है, इसका कारण कौन है, कौन जिम्मेवार है, इसका जिम्मेवार यही है कि इसने जहां पर इसका एक्शन लेना चाहिए। अब देखिए, एक दशरथ मांझी जिन्होंने पूरे 22 साल लगा दिए उस पहाड़ को काटने में, और अंतिम में उन्होंने सफलता पाई। सफलता पाने के लिए कई सारे गड्ढों को पार करना रहता है, कई सारे चुनौतियों को स्वीकार करना रहता है, कई सारे फेलियर को स्वीकार करना रहता है, तब जाके सफलता मिलती है। ये सफलता का शिखर तो देखता है लेकिन उस सफलता तक पहुंच नहीं पाता। ओके, तो ये यहाँ पर ये यूजलेस हो जाता है। ये सोचा रहता है ना कि मैं बहुत नौकरी करूंगा या जॉब हासिल करूंगा, जैसे फर्स्ट केस में उस लड़की का कहना था कि मैं कोई जॉब हासिल करूंगा उसके बाद ही मैं शादी करूंगी, है ना, उसकी सोच थी, उस सोच के चलते उसका मेहनत था, लेकिन जो मेहनत कंटिन्यू मेहनत था वो नहीं था उसमें, इसलिए वो रेमेडी क्या हुआ, वो कैसा हो गया, वो फेलियर में गई, यूजलेस में गई, है ना। सो इसी प्रकार इस रेमेडी के अंदर एप्रिसिएशन डिजायर्स है कि मैं ऐसा करूंगी तो मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन इसको मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है, कारण है कि ये उतनी दूर तक लड़ाई नहीं लड़ पाता जितनी दूर तक इसको लड़नी है, वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक इसको पहुंचना है। सो कॉन्फिडेंस रहने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस हार जाता है, चूक जाता है ना, इसीलिए इस रेमेडी के अंदर यूजलेस आया। ठीक है, रिस्पेक्ट चाहता था, इसकी क्या थी कि मैं रिस्पेक्ट यर्न करूं, है ना, मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे मुझे समाज में रिस्पेक्ट मिलेगा। कई सारी बहनें हैं, कई सारी लड़कियां हैं जो आज जी जान से लगी रहती हैं कि मुझे कुछ करना है ना, मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा, मैं सम्मान की जीवन जी पाऊंगी, लेकिन वो जो है उसको सफलता हाथ नहीं लगता।
और यहाँ पर खास करके कोर पॉइंट आप लोग ये जरूर आप लोग देखिएगा, इस मेडिसिन के अंदर लॉन्ग टाइम तक जो है एफोर्ट लेने की क्षमता नहीं है। ये रेमेडी पेसिमिस्ट है। इस मेडिसिन को अगर सफलता होना है तो इस मेडिसिन के अंदर पॉजिटिवनेस होना चाहिए, इस मेडिसिन के अंदर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए, कुछ नहीं है। सो ये चीज अगर इस मेडिसिन के अंदर आ जाता तो शायद ये अचीवर होते। सो ये इजिली एनोई होते हैं, डिस्करेज होते हैं और ये पेसिमिस्ट में चले जाते हैं, हार मान लेते हैं। सो इसलिए इसका यूजलेस स्टेट आता है। ओके, और जब ये यूजलेस आता है तो फिर क्या है, ये चाहता है कि कोई तो मुझे सपोर्ट करे, कोई मुझे ऐसे कंडीशन में साथ दे, है ना। तो ऐसे ऐसे हेल्पलेस कंडीशन हो जाती है कि ये कुछ करने की हिम्मत नहीं रहती, काफी डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर अकेला रहना चाहते हैं। ऐसे कंडीशन में वो सपोर्ट चाहते हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन पेरेंट भी ऐसे में सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उनका कहना रहता है तू बड़ा रिजिड था, तुम्हारी सोच थी अपनी कि तुझे अपने अनुसार से ही करना था, तुमको जो बोला जा रहा था तुम सुन नहीं रहे थे। सो ये पर्सन रिजिड पर्सन होता है जो अपने अनुसार से चलता है। ओके, अपनी बात ही मान के चलता है, किसी और की बात नहीं सुनता है, लेकिन अंतिम रिजल्ट इसका जो है खराब होता है। इसीलिए आईपीआर इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करते। और इसीलिए इसमें आपको रूब्रिक मिलेगा एंगर, इसमें रूब्रिक मिलेगा सपोर्ट करके कोई रूब्रिक है, एंगर, डिजायर्स, सपोर्ट। तो डिजायर्स है उसको सपोर्ट का, लेकिन इसको सपोर्ट मिलता नहीं, इसलिए इसको गुस्सा आता है, इसको गुस्सा आता है। और ऐसे कंडीशन में उसको अपने ही पेरेंट पे गुस्सा आने लगता है। ये है एंगर टुवर्ड्स फैमिली, एंगर टुवर्ड पेरेंट्स, एंगर टुवर्ड पेरेंट्स फादर। क्यों? क्योंकि उसने उम्मीद करी थी, उसने इच्छा पाली थी कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे फादर को हमारी तारीफ करनी होगी, फादर के सामने हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। एप्रिसिएशन डिजायर्स बाय फादर, अटैच्ड वेरी फादर। और इसको गुस्सा भी किसके ऊपर है? फादर के ऊपर, फादर फिगर के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जिससे हमारे पिता खुश होंगे, है ना, मैं कुछ ऐसा अचीव करूंगा। सो ये जो है ना, आज के समय में बहुत ऐसे घरों की मेडिसिन है जिसके बच्चे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और खास करके वो डिप्रेशन का शिकार है इसलिए कि वो कुछ कर नहीं पाए, और इसके लिए वो बहुत गुस्सा रहते हैं, नफरत में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद है कि पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले तो ये इंडिपेंडेंटली कर रहा था, है ना, पहले तो इंडिपेंडेंटली कर रहा था, लेकिन अब वो गुस्सा कर रहा है क्योंकि अब उसको सपोर्ट चाहिए। लेकिन एक फेलियर इंसान का सपोर्ट जो है ना कम लोग करते हैं। ये भी आईपीआर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इसके साथ जो है सपोर्ट नहीं बल्कि इसके साथ मिसबिहेव किया जाता है ना। तो इसके साथ जो है इसको इंसल्ट किया जाता है, इसको उल्टा सीधा बोला जाता है। तो एक तो पहले से ये फेलियर रहते हैं, उल्टा उसके साथ फिर जो है उल्टा सीधी बातें की जाती है, तो वो इस चीज को बड़ा अपमानित महसूस करते हैं। तो आपको एलिमेंट्स फ्रॉम मोटिफिकेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बारसमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम इंसल्ट, इस तरह के आपको रूब्रिक मिलेंगे। एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ फाइनेंशियल, है ना, ऐसे रूब्रिक मिलेंगे। एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज, है ना, ऐसे मिलेंगे। तो ये इंसान देखो कहाँ से कहाँ लैंड हो गया। अभी वो इस प्रकार से जब हुआ तो फिर ये इंसान क्या करेगा ऐसे में? क्या इसको जीने की इच्छा रहेगी? क्या करने की इच्छा रहेगी? वो सपोर्ट चाह रहा है, लेकिन अभी क्या है, उसके आईपीआर ही उसको क्या कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ये तो नकारा है, ये तो कुछ करने का लायक ही नहीं है ना, बेकार है ये। सो इसको डिस्पाइज करने लग जाते हैं। इसके जो इतना अच्छा व्यक्ति था, जो इतना हेल्प करने वाला आदमी था, आज इसको डिस्पाइज किया जा रहा है, इसको इसको साइड किया जा रहा है, इसको वो वैल्यू नहीं दिया जा रहा है जिस वैल्यू की ये चाहत रखता था, वो इसको नहीं मिल रहा है। आज इसको नेग्लेक्शन, डिस्पाइज, और कौन कर रहा है? उसके ही फैमिली मेंबर कर रहा है ना। नेग्लेक्टेड and despised by his
फैमिली, है ना। एंड डिलूजन रिजेक्टेड आउटकास्ट फीलिंग, है ना, जैसे उठा के इसको कहीं बाहर फेंक दिया हो, उठा के इसको साइड कर दिया हो कि ये बिल्कुल किसी काम का नहीं है, ये बिल्कुल नकारा इंसान है। सो ये पर्सन इस प्रकार से यूजलेस कंडीशन में चला जाता है। इस प्रकार से वो फॉरसेकन फील करता है जैसे उसके अपने लोगों ने ही उसको छोड़ दिया हो, अपने लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया हो। फॉरसेकन फीलिंग बिलव्ड बाय पेरेंट्स, स्पाउस, फ्रेंड्स फील्स नॉट बीइंग, और अंतिम में फादर ने ही इसको छोड़ दिया। ओके, सो फॉरसेकन फीलिंग, फ्रेंडलेस फील्स, कोई नहीं है, अभी अकेला हो गया ये इंसान। ऐसा लग रहा है जैसे आप देखेंगे ड्रीम चैप्टर में, इसमें कुछ रूब्रिक मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा ड्रीम लॉस्ट बीइंग इन अ फॉरेस्ट, है ना, खो गया है, लॉस्ट हो गया है, कहाँ, एक जंगल के अंदर। लॉस्ट बीइंग इन अ माउंटेन्स, है ना, खो गया है वो। कौन है वो, क्या है वो, बिल्कुल अकेला हो गया है ये इंसान। जो इंसान इतना अच्छा था, जो इसका स्टार्टिंग जर्नी इतनी अच्छी थी, लेकिन आज जो है उतना अच्छा नहीं रहा। लोगों ने उसको इस प्रकार से किया कि आज उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। ठीक है, सो ड्रीम डेथ ऑफ इन फैमिली, डेथ ऑफ ब्रदर्स, पेरेंट्स, ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग मर चुके हैं। ऐसा उसको सपने आ रहे हैं जिससे कोई अपना नहीं है, सब मर चुके हैं। और पहले क्या था, ड्रीम ऑन फैमिली, पहले अपने फैमिली के सपने आते थे, आज वो कहीं खो गया है, कोई उसके आसपास भी नहीं है। एक ऐसे पहाड़ियों में, एक ऐसे जंगल में जहां पर चारों तरफ कोई अपना नजर नहीं आता। सो इस प्रकार से है जिसने क्या सपने देखे थे और आज क्या हो रहा है इसके साथ। देखो इसकी जर्नी जो है ना इस प्रकार से आई हुई है। क्यों इसके अंदर गुस्सा आया है, क्यों इसके अंदर इस प्रकार की कंडीशन आई है, तो ये ऑल ओवर है। इसीलिए ये ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रेबल ओकरेंसेस में है, इसीलिए ये सुसाइडल डिस्पोजिशन में है ना, सुसाइड कर लेना चाहता है। इसीलिए इसके अंदर ग्रीफ है, बहुत सारे ग्रीफ के रूब्रिक मिलेंगे इसमें, बहुत सारे ग्रीफ के रूब्रिक मिलेंगे। ग्रीफ, साइलेंट पेंटअप, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, है ना, ग्रीफ के रूब्रिक मिलेंगे। जेनरेटिव में वीकनेस, ग्रीफ आफ्टर, देखो इतना ग्रीफ आया इसमें, दुख आया इसमें, है ना। तो ये मेडिसिन जो है ऐसे जगहों पे भी आप लोग इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जी सर, पूरा जंगल में खुद को खो दिया है, कोई नहीं है हेल्प करने वाला, अकेला हो गया है, माउंटेन के ऊपर अकेला हो गया है। ऐसा ही कंडीशन आ गया उनका जिंदगी में। एक केस में पूरी जर्नी नहीं मिलती, और कई बार केस में पूरी जर्नी मिलती है। या आप देखेंगे अभी इसका जो स्टेट है, जो स्टेट जहां तक अभी मतलब आप लोगों को देखने मिला है, वहां तक इसका भी एंगर का स्टेट चल रहा है, जो आप लोग देख पाए अभी कि इस अपने पेरेंट्स के ऊपर इसको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आज यूजलेस हो चुका है। लेकिन इसमें खुद को ये कमी नहीं देख पा रहा है कि इसने कहाँ गलती करी, इसने कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करी। ओके, समझ में आया? सर सेकंड केस का क्रॉस था। अब जो रूब्रिक बोला ना, एंगर, सपोर्ट, डिजायर, मतलब उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो इसीलिए वो एंग्री है। एंगर, सपोर्ट, डिजायर। और वो मेडिसिन का आज जो हम डिस्कशन हुआ, आप जो रूब्रिक बोला, हेल्पलेस, वर्किंग टू हार्ड फॉर, वही रूब्रिक को हमको याद रखना ही पड़ेगा। हेल्पलेसनेस, वर्किंग टू हार्ड फॉर। जब वर्किंग हार्ड वो करता है तो खुद को हेल्पलेस फीलिंग करता है। वही है वो जो एम्बिशन लेके, जो कॉम्पिटेटिव लेके आगे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने के लिए जो हार्ड लेबर चाहिए, जब वो करता है खुद को हेल्पलेस लगता है, यानी बोर्डम आ जाता है काम करने से। तो उनका एम्बिशन तो है ये, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो कोशिश है, वो कोशिश करने के बाद बीच में थक जाता है।
इसीलिए वो पहुंच नहीं पाता है। जब नहीं पहुंच पाता है तो क्या करता है, कभी कौवा को दिखाकर तो कभी हवा को दिखाकर बोलता है तुम्हारे लिए मैं पीछे रह गया। लेकिन खुद को जो मेहनत करना ही था वो मेहनत नहीं किया है, क्यों नहीं कर पाया, उनको थक जाता है, बोर हो जाता है। तो इसीलिए वो सफलता का शिखर ना पहुंचने के बाद क्या सोचता है, ड्रीम में आ जाता है मैं खो गया हूँ, कहाँ पे, घने जंगल में या माउंटेन में मैं खो गया हूँ, कोई नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई पेरेंट नहीं है, मैं अकेला हूँ, सब मर चुके हैं, मैं अकेला जंगल में हूँ या माउंटेन के ऊपर अकेला ही हूँ। जी सर। मुझे लगता है ना सर कि इसमें दो रूब्रिक जो है ना ये होना चाहिए। एक है जो, क्योंकि ये मेडिसिन अभी तक बहुत ज्यादा प्रूव नहीं हो पाया है, लेकिन अपने पास कंप्लीट में तो इसके बहुत सारे रूब्रिक दिए हुए हैं। लेकिन इसमें दो रूब्रिक मुझे लग रहा है कि एक फियर फेलियर, ये सॉरी डिलूजन फेलियर और रिप्रोचिंग अदर्स, ये दो रूब्रिक होना चाहिए। क्योंकि ये जो है रिप्रोचिंग हाँ अदर्स रूब्रिक में नहीं है। बट यहाँ क्या है, पेरेंट्स के ऊपर जो गुस्सा इसका रहता है ना, ये शो करता है कि इसका गलती खुद के अंदर ना देख के पेरेंट पे गलती दिख रहा है, उन पे गुस्सा दिख रहा है ना। अब सोचिए ना, एक फेलियर इंसान, अभी सोचिए ये मेडिसिन और कहाँ यूज होगा, एक ऐसे व्यक्ति में जो बहुत अच्छा कर रहा था। अब क्या है ना, इस प्लांट के अंदर अगर आप एक चीज गौर करेंगे तो आप लोगों को महसूस होगा कि ये बड़ा हायर कॉन्शियस का व्यक्ति है ना। ये इसकी सोच जो है ना बड़ी है, बड़ी बड़ी सोच है। एक हम लोगों क्या है कि आज का जो कलयुग का समय है, कलयुग का समय है, इसमें क्या है, लोग पहले अपना सोचते हैं लेकिन दूसरों का बाद में सोचते हैं, है ना। कलयुग में ये चीज ज्यादा है। लेकिन सतयुग में क्या था, पहले लोग दूसरों के बारे में सोचते थे, उसके बाद खुद के बारे में सोचते थे। ये इंसान सतयुग का इंसान है, ये आपका कलयुग का इंसान है ही नहीं। इसको क्या जरूरत थी कि अभी ऐसे समय में इसको इतना जेनरस होने की, इतना बेनोवेलेंस होने की, इतना केयर होने की, है ना। तो इसलिए क्योंकि इसका सोच हायर कॉन्शियस का है। इसके अंदर पता है आपको ऑनेस्ट रूब्रिक मिलेगा, ऑनेस्ट रूब्रिक मिलेगा, ये बहुत ईमानदार है। लेकिन आप देखिए, क्या इसके अंदर किसी तरह का बेईमानी है, क्या ये किसी को डिसीटफुल है, क्या ये किसी को झूठ बोल रहा है, किसी के साथ गलत कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये क्या चाहता है, जब ये किसी के साथ बेईमानी नहीं किया, किसी के साथ मक्कारी नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया, किसी को ठगने का काम नहीं किया है ना। ये वास्तविक पर्सन है, एक रियल पर्सन है। और एक रियल पर्सन जो इतना हायर कॉन्शियस का सोच रख रहा है, इतना बड़े लेवल का सोच रख रहा है, और इसका क्या है कि मैं सबको जो है हेल्प करूं, है ना। हेल्प करने की भावना, लोग परमार्थ की भावना, इस तरह की भावना से ये डेवलप है। शायद इसीलिए इस पेड़ की पूजा होती है, शायद इसीलिए इस पेड़ की पूजा होती है, क्योंकि बहुत रिलीजियस है, क्योंकि ये आदमी जेनरस, बेनोवेलेंस और हेल्पिंग अदर्स से भरा हुआ है ना। केयरफुल ऑफ अदर्स से भरा हुआ है, केयरफुल ऑफ रिलेटिव से भरा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ है। मेरी जिम्मेवारी है लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन देना, है ना। सो इस तरह की भावना है उसके अंदर। सोचिए, वो इंसान जो इस प्रकार से सोच रहा था, और उसने गलती क्या किया, क्या गलत कर दिया उसने, है ना। तो ये जो सोच है ना, मुझे लगता है शायद इसलिए इसमें आपको मिलेगा एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ फाइनेंशियल, है ना, लॉस ऑफ मनी। कहाँ गया, हाँ सर, है ना, एलिमेंट फ्रॉम इसमें फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस है ना। तो इसमें लॉस हुआ, ये लॉस क्यों हुआ, क्या कारण से हुआ। अरे आपको आपके पेरेंट्स ने जो दिए हैं, या जो आपने बिजनेस किए हैं, उस बिजनेस में आपको अर्निंग करना था, लेकिन आप तो बिजनेस नहीं, आप तो लोगों को मदद करने के लिए ऐसा किए हो, है ना। आप मदद करने के लिए ऐसा किए हो। मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, मैं आज एक वीडियो देख रहा था, और शायद मुझे लगता है ये पर्सन जो है, सो उसके बारे में आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा या मैसेज करिएगा। एक
मुरली वाले हौसला करके एक व्यक्ति हैं जो सांपों को पकड़ते हैं, रेस्क्यू करते हैं। तो वो इंसान का 2-3 मैंने वीडियो देखा। वो क्या करते हैं ना, रास्ते में चलते हुए भी किसी भी गरीब का देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। अगर वो छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है तो उसके पास जाते हैं और जा करके उसका सामान खरीदते हैं और ऊपर से अपने पैकेट से जो पैसा रहता है 2,000 5,000 उसको दे देता है कि आप जो है अच्छे से अपना ये कर लीजिएगा, इसको अच्छे से और बढ़िया मॉडिफाई करके आप बिजनेस करिएगा। उसको दे के उसको खुश करके आता है। इसी प्रकार वो सच से पर्दा उठाने के लिए वो कई सारे अंधविश्वास जनित चीजों को वो साइड करते हैं। तो अब देखिए, ये मैं केवल एक कैरेक्टर बता रहा हूँ कि वो इंसान सांपों को पकड़ने के लिए पैसा नहीं लेते हैं। कहीं भी जाते हैं तो वो अब जाने का क्या खर्चा लेते हैं नहीं पता, लेकिन वो वीडियो में बता रहे थे कि वो सांपों के लिए पकड़ने के लिए कोई खर्चा नहीं लेते। लेकिन वो कहीं भी जाते हैं और कहीं भी उसको कोई भी गरीब परिवार दिखता है तो उसको जाके वो हेल्प करते हैं, उसको वो मदद करते हैं। तो मुझे लगता है ना कि एक ऐसा बिजनेसमैन है जो जो बिजनेस करना ही नहीं जानता है, या हम बोल सकते हैं कि उसको फायदा फायदा जो करता है वो दान में ही सब वो खर्च कर देता है, या दूसरों को हेल्प करने में ही खर्च कर देता है। शायद इसके चलते इसको फाइनेंशियल लॉसेस होते होंगे या बिजनेस में लॉस होते होंगे, क्योंकि ये आदमी तो ईमानदार है ना। या किसी को जरूरत है तो उधार भी दे दिया, है ना, ऐसे भी दे दिया, क्योंकि हायर कॉन्शियस का व्यक्ति है। तो ये भी हम सोच सकते हैं। अब वो आदमी जो है, प्लीज आप लोग म्यूट रखिए। अब वो आदमी जो है अगर ऐसा कर रहा है ना, तो उसके घर में अगर वो कमा के नहीं जाएगा तो अब क्या है, वो देखेगा यार मेरे पास पैसे लॉस पड़ रहे हैं या बिजनेस में पूंजी कम पड़ रहा है, तो क्यों ना मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर दे, है ना, मुझे सपोर्ट कर दे। उसने मेहनत अच्छा किया लेकिन अभी उसको सपोर्ट चाहिए, है ना, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो हेल्पलेस हो रहा है, वो डिस्करेज हो रहा है, आगे वो निराशा में जा रहा है कि अभी क्या करे, मेरे पास जो है ऐसा कुछ है नहीं। तो वो निराशा में जा रहा है, वो चाह रहा है कि पेरेंट उसकी सपोर्ट कर दे तो शायद वो कुछ अच्छा कर ले, लेकिन वो कर नहीं रहे, है ना। तो यहाँ पर एक ऑलरेडी लॉस है, दूसरी तरफ पेरेंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तीसरी तरफ कोई उसको अच्छा नहीं है, उसके घर वाले ही उसको बुरा भला बोल रहे हैं कि तू जो कमाता है वो सब जाके लुटा के आ जाता है, इससे अच्छा है भाई तुम साइड रहो। तो उसको सारे भाई लोग मिलके सुसाइड कर दिए हैं, उसके पेरेंट उसको साइड कर दिए, तेरा नेचर ही ऐसा, तू कमाता 10 रुपया है और जाके 10 रुपया जा करके तुम दूसरों के हेल्प के लिए खर्च कर देता है ना, दूसरों के मदद में काम कर दूसरों को दे देता है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें हो सकता है कि उसको जो है उसके पेरेंट इसके चलते उसको साइड करते होंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आदमी क्या देखता है, अरे यार अच्छा बिजनेस कर रहा है ना, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो पैसा ये कमाता है तो आखिर करता क्या है। लोग क्या है, जो गलत लोग रहते हैं वो गलत दिशा से सोचते हैं, जो सही आदमी रहता है वो सही आदमी सोचता है, जो जो ऑनेस्ट रहेगा वो ऑनेस्टी सोचेगा, जो करप्ट रहेगा वो करप्ट ही सोचेगा। अब इसका आईपीआर क्या सोचेगा, अच्छा मेहनत कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है ना। वो एक भाई बोलेगा ये तो अच्छा बिजनेस चलाता है, फिर ये पैसे क्या करता है, ये पैसे कमाता है सब ये रखता है। अब वो घर में बोलेगा कि नहीं पापा मेरे पास तो पैसे उतने इनकम तो होते नहीं है, मेरे पास तो उतने पैसे हैं, लेकिन इसकी बात कौन सुने, कोई मान ही नहीं रहा है। तो क्योंकि ये देख रहा है कि ये अच्छा कर रहा है, ये सब अच्छा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पा रहा है, प्रोडक्टिविटी खराब दिख रहा है। अब जब प्रोडक्टिविटी खराब दिखेगी तो क्या होगा, लोग उसको साइड करेंगे। ऐसे में उसको साइड किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, नहीं नहीं भाई तुम साइड रहो, उसको साइड कर दिया गया, उसको निकाला गया। तो ऐसे ऐसे में उसको कैसा फील आएगा ना, उसको बहुत बेकार फील आएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको वो निराशा में जाएगा, अकेलापन में जाएगा। तो ये जो इसके बाद जो अकेलापन आएगा ना, तो यहाँ पर भी ऐसे स्टेट पे आप ये मेडिसिन सोच सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को एक दो स्टेट क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार का मेडिसिन है। जी सर, एक्चुअली वो जो दोनों पर्सन थे ना, एक्चुअली बढ़िया पर्सन, नोबल पर्सन, माने ऑनेस्ट ही है, तो माने इतना बढ़िया पर्सन, अब खुशी लगेगा, जो बैठेंगे बात करेंगे आपके साथ अच्छा ही लगेगा।
और जो आप बोले थे ना रिप्रोचिंग, एक्चुअली एक्चुअली देव मूर्ख है ना, रिप्रोचिंग रहेगा नहीं। लास्टली वो जो नेगेटिव स्टेट डिप्रेस स्टेट में जाता है तो थोड़ी थोड़ी अब्यूसिव हो सकता है, लेकिन वो रिप्रोच स्टेज को कभी भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? एक्चुअली देव मूर्ख ही है, देव तुल्य मानव ही है। वो हार गया है, इसीलिए वो इधर उधर बातचीत बोल रहा है, लेकिन रिप्रोच वो करेगा नहीं। एक्चुअली आप जैसे बोले सत्ययुग की मनुष्य, वो नोबल मैन है। वो दोनों जो मैंने दिखा है बढ़िया, वो झूठ कभी बोलते ही नहीं, अच्छा वाला पर्सनालिटी है। तो आप जो लास्ट में आप पकड़े, उनको बिजनेस का जो तरीका उनको आता ही नहीं। वो उनका ऑनेस्टी और जेनरस टू जो और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो लेडी पेशेंट था ना, वो भी बोल रहा था जो फ्रेंड के लिए वो बहुत कुछ किया है। तो एलिमेंट फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे को केयर भी लेता है, दूसरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी ही लेते हैं। वो दोनों बढ़िया पर्सनालिटी है। तो हमको वही एक ही बात याद रखना चाहिए, वो दोनों पर्सनालिटी नोबल है, एम्बिशन हाई है, लेकिन जो काम करने का तरीका में थोड़ी कमी है, इसलिए वो हार जाने के बाद दूसरे को दोष देते हैं, स्पेशली फैमिली मेंबर को ही बोलते हैं और किसी को नहीं। इसीलिए रिप्रोच नहीं है, दूसरे को रिप्रोच करेंगे नहीं बिकॉज ऑफ देयर नोबिलिटी और देव मानुष होने की वजह से। जी सर, बहुत लंबा समय हो गया आज। नहीं सर, दरअसल क्या है ना कि अभी ये इंडियन ड्रग है और ये मेडिसिन एसबीएल बनाती है, सेंट जॉर्ज बनाता है, आपका स्वाबे बनाता है। इंडिया में ये मेडिसिन इजीली अवेलेबल है, हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन लोगों को, हमारे होम्योपैथी डॉक्टर को पता नहीं है इसकी। ये मेडिसिन बहुत कम यूज होती है ना, इसीलिए आज सर एक्चुअली कोई भी पुरानी मेडिसिन है, एक हम यूज करते हैं हेमोरेज के लिए, माने वो हमारा जो आयुर्वेदिक में भी वो यूज होता है हेमोरेज के लिए। तो यहाँ पे बात आता है हेमोरेज, हेमोरेज मतलब कहाँ है? हम जो साइकोडायनामिक बोल रहा है, हेमोरेज जब आता है तो एंगर टुवर्ड्स क्लोज रिलेटिव। तो इसलिए वो कौन कौन सा हेमोरेज में यूज होता है? यूटेराइन हेमोरेज, और कॉफ में कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, हेमोप्टाइसिस में भी यूज हो सकता है। पहले हम जो थेराप्यूटिकली फिकोस का बारे में जो एक दो लाइन मालूम था, वो था हेमोरेजिक, एंटी हेमोरेजिक मेडिसिन। और ऐसे ही हम उनका मदर टिंचर ब्लडी डिसेंट्री के लिए भी यूज करते थे। तो यहाँ पे साइकोडायनामिकली वो मिल गया। उनका जो एंगर आता है तो खुद की फैमिली के ऊपर एंगर आता है, इसीलिए उनका हेमोरेज की टेंडेंसी भी रहता है। दिस इज एन मेडिसिन फॉर हेमोरेज, यूटेराइन हेमोरेज और हेमोप्टाइसिस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जी सर, कोई बात रह गया था, आप शुरू किए थे और खत्म नहीं किए थे, हेमोरेजिक मेडिसिन। जी सर, सही है, सही है। ये दरअसल ये सब जो अनकॉमन मेडिसिन है, ये सब मेडिसिन को मैंने पढ़ना चालू किया और फिर मैंने ये मेडिसिन शेयर किया, और उसके बाद जो है इसके केसेस निकले और आज जो है आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और आगे जो है इस प्रकार से जो मेडिसिन है जो बहुत यूज नहीं होती या माइंड मेथड से बहुत ज़्यादा अभी पता नहीं है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है, जो हम लोग इससे मेडिसिन में रिजल्ट को पाए हैं वो शेयर करेंगे, ताकि ये हर होम्योपैथी तक जाएगा और वो फिर ऐसे मेडिसिन को यूज कर पाएंगे और अपने पेशेंट को हेल्दी लाइफ दे पाएंगे। तो एक्चुअली रंजन, डिप्रेशन के लिए ये काम की मेडिसिन है, एक्चुअल काम में लगेगा। उनका थीम को समझ के काम में लगाने से जरूर ही लगेगा। मेरा अंतरात्मा बोल रहा है, हम हमको डिप्रेशन के लिए देकर बहुत मरीज को काम में ला सकते हैं। अच्छा वाला दवा है वो, जो दोनों रिजल्ट मिला है, बहुत खुशी मिला है मुझे। तो सबके लिए वो थीम को समझना चाहिए। जब थीम समझ में कोई गड़बड़ी है फिर भी कोई सेशन में हम डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन थीम याद रखना चाहिए, ये जरूर ही यूज होगा। As an Indian dog, we must use this medicine for depression. जी सर। सो ये मेडिसिन जब मैंने रंजन सर के साथ शेयर किया तो आज सर के पास वो केस आया और वो केस में अप्लाई कर पाए। मेरे पास नहीं आया लेकिन सर के पास आया। तो इसलिए मैं ऐसा सोचा था, वो बहुत पहले ही सोचा था कि मैं जो भी सीखता हूँ वो मैं शेयर करूँ, ताकि किसी के पास वो आएगा तो फिर हम लोग उसको अच्छे से और इवॉल्व करके और उसको और अच्छे से स्टडी करके हम लोग इसको पूरे
सब तक पहुंचा सकते हैं। सो थैंक यू रंजन सर, धन्यवाद आपका कि आपने मेरे काम पे आपने साथ दिया और आप साथ दे रहे हैं कि हम ऐसे काम को आपका और पेड़ आगे में बढ़ाते रहे। दोनों फ्रूट आया है सर, आपका वही आपका पेड़ है जो आप चारा लगाए थे फिगोस, काम की आया है। तो आई होप इट विल हेल्प। हमारा जो सब दोस्त लोग हैं काम पे जरूर लाएंगे। एज ए मेडिसिन फॉर डिप्रेशन यूजफुल ही होगा, वही आपकी दान ही है। यस सर, बहुत यस बढ़िया, सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर सर, यूज कर पाएंगे। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू।